मैं कमलेश सर अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 21 में आपका स्वागत है। इस भाग में हम लोग मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, चाहे वह असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, जीआईसी लेक्चरर का हो, अथवा टीजीटी, पीजीटी अथवा यूपी उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस, इन सभी परीक्षाओं के लिए यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस भाग का पहला प्रश्न है, वह यूरोपीय देश जिसने सबसे पहले भारत से व्यापार प्रारंभ किया। ओके, ऑप्शन में फर्स्ट यानी 1 है फ्रांस, 2 है इंग्लैंड, थर्ड है पुर्तगाल एंड फोर्थ है हॉलैंड। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा पुर्तगाल। पुर्तगाल देश, यूरोप का जो पुर्तगाल देश था यानी कंट्री थी, वह सबसे पहले भारत से व्यापार प्रारंभ किया और यह व्यापार 15वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। ध्यान रखिएगा। और सन देखा जाए तो 1498 में वास्को डी गामा जो पुर्तगाल का था वह भारत व्यापार करने आया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी 15वीं शताब्दी में यूरोप से भारत का व्यापार प्रारंभ हो गया था। यह भी कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और यूरोप का वह देश जो है सबसे पहले भारत से व्यापार प्रारंभ किया, वह पुर्तगाल देश था। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। आइए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1498 में वास्को डी गामा यानी 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुँचा। तो वास्को डी गामा जो पुर्तगाल का व्यापारी था और भारत व्यापार करने आया था, और वह भी समुद्र मार्ग के रास्ते। ध्यान रखिएगा आप लोग, समुद्र मार्ग के रास्ते। यह मैप हम आप लोगों को समझने के लिए बना दिए, दक्षिण भारत का मैप है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यह वास्को डी गामा जली मार्ग से आया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जली मार्ग से कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि वास्को डी गामा भारत व्यापार करने स्थल मार्ग से आया था अथवा जली मार्ग से, तो जली मार्ग से, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन है 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुँचा था। ऑप्शन है फर्स्ट सूरत, सेकेंड कालीकट, थर्ड कन्याकुमारी एंड फोर्थ मुंबई। तो इसका सही आंसर होगा कालीकट। तो यहाँ पर कालीकट पहुँचा था, और इस बात को ध्यान रखिएगा, कालीकट यानी पश्चिमी तट पर स्थित था। केरल राज्य में यह पड़ता है। वर्तमान में यह केरल राज्य में कालीकट पड़ता है। और यहाँ का जो स्थानीय राजा था उसका नाम जमोरिन था। जमोरिन द्वारा वास्को डी गामा का वेलकम किया गया यानी स्वागत किया गया। यह कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में यानी इंडिया में भारत में सर्वप्रथम मुद्रणालय लाने वाले कौन थे। मुद्रणालय से तात्पर्य है प्रिंटिंग प्रेस। ओके, यानी इंडिया में यानी भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस लाने वाले कौन थे। ऑप्शन है फर्स्ट यानी 1 है फ्रांसीसी, सेकेंड है इंग्लैंड एंड थर्ड है पुर्तगाली एंड फोर्थ है नीदरलैंड वासी। ओके, तो इसका सही आंसर होगा पुर्तगाली। पुर्तगालियों द्वारा सर्वप्रथम भारत में प्रिंटिंग प्रेस यानी मुद्रणालय लाया गया। ओके, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मार्च 1602 में यानी 1602 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, मार्च 1602 ईस्वी में किस व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई थी। ओके, तो किस व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन में है फर्स्ट यानी 1 है ब्रिटिश कंपनी, ओके, सेकेंड है डच कंपनी एंड थर्ड है ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फोर्थ है फ्रांसीसी कंपनी। तो इसका सही आंसर होगा डच कंपनी। ओके, डच कंपनी की स्थापना
1602 ईस्वी में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व कब प्राप्त हुआ? ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन है, 1 है 1764, सेकंड है 1765 एंड थर्ड है 1766 एंड फोर्थ है 1770। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा 1764। और 1764 क्यों? क्योंकि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। इस बक्सर के युद्ध में बंगाल के पूर्व नवाब, ओके, इसके बाद अवध का नवाब और इसके बाद मुगल बादशाह, यह तीनों लोग पराजित हो गए थे जो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो बक्सर नामक स्थान पर हुआ था। बक्सर बिहार में पड़ता है। वर्तमान समय में बिहार स्टेट में यह बक्सर स्थल पड़ता है। इसी स्थान पर यह युद्ध 1764 में लड़ा गया और इस युद्ध में इन तीनों यानी बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और फिर मुगल बादशाह, तीनों लोगों की पराजय हुई। इस प्रकार इन मुगल बादशाह के पराजित हो जाने से बंगाल पर पूर्ण स्वामित्व ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों का स्थापित हो गया। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी यह भी प्रश्न आपसे पूछ देता है कि किस युद्ध के पश्चात? तो बक्सर के युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल में शक्ति स्थापित हुई या पूर्ण स्वामित्व स्थापित हुआ या पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुआ। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोलकाता की स्थापना, कोलकाता से तात्पर्य है कोलकाता, कोलकाता की स्थापना किसने की? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1 यानी फर्स्ट है लॉर्ड क्लाइव और सेकंड है लॉर्ड कुक एंड थर्ड है जॉब चारनॉक एंड फोर्थ है जेरल्ड आंगियर। ओके, तो इसका सही आंसर होगा जॉब चारनॉक। जॉब चारनॉक द्वारा कोलकाता की स्थापना की गई या कलकत्ता शहर को बसाया गया। ओके, आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ था? ओके, कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन है फर्स्ट अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, सेकंड है अंग्रेज और डचों के बीच, ओके, एंड थर्ड है अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच, ओके, एंड फोर्थ है अंग्रेज और मराठों के बीच। तो इसका सही आंसर होगा अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक युद्ध हुआ था। ओके, आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार कब खो दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में है फर्स्ट यानी 1 है 1773 में, सेकंड है 1813 में एंड थर्ड है 1835 में एंड फोर्थ है 1853 में। तो इसका सही आंसर होगा 1813। जो 1813 का एक्ट यानी अधिनियम आया था, इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अब चाय और चीन देश के साथ केवल व्यापार करेगा और शेष व्यापारिक एकाधिकार उसका समाप्त कर दिया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसका सही आंसर होगा 1813 और 1773 आप लोग न ट्रिक करिएगा, एग्जाम में न ट्रिक करिएगा। क्यों? क्योंकि 73 जो है रेगुलेटिंग एक्ट आया था, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट में व्यापार से संबंधित, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार से संबंधित कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग भारत में
कहाँ बनाया? ओके, अपना दुर्ग कहाँ बनाया? ऑप्शन है नंबर 1 है, यानी 1 है कोचीन में, 2 है मुंबई में, एंड 3 है हुगली में, एंड 4 है चिंसुरा में। ओके, तो इसका सही आंसर होगा कोचीन में। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग भारत में कोचीन में बनाया। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, चंद्रनगर किसकी कॉलोनी थी? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रनगर किसकी कॉलोनी थी? तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, ऑप्शन में है 1 ईस्ट इंडिया कंपनी की, सेकंड पुर्तगालियों की, एंड थर्ड फ्रांसीसियों की, एंड फोर्थ डचों की। ओके, तो इसका सही आंसर होगा फ्रांसीसियों की। चंद्रनगर जो कॉलोनी थी वह फ्रांसीसियों की थी। अब यहाँ पर प्रश्न यह है कि चंद्रनगर पड़ता कहाँ था? तो चंद्रनगर बंगाल में पड़ता था। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग कि चंद्रनगर बंगाल में था और यह चंद्रनगर फ्रांसीसियों की कॉलोनी थी अथवा बस्ती थी। ओके, आइए, कभी कभी आपसे एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा है, आया भी है, आगे भी आएगा कि चंद्रनगर कहाँ स्थित था या कहाँ पड़ता था? तो बंगाल में। उस समय बंगाल नाम था, अब वर्तमान में पश्चिम बंगाल हो गया है, ध्यान रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम जूट कारखाना किसने प्रारंभ किया? ओके, भारत में सर्वप्रथम जूट कारखाना किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन है, फर्स्ट 1 है अंग्रेजों ने, सेकंड है फ्रांसीसी, एंड थर्ड है पुर्तगाली, एंड फोर्थ है डच। तो इसका सही आंसर होगा अंग्रेज, यानी अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम जूट कारखाना प्रारंभ किया था। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, यानी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी किसके शासनकाल में हुई थी? क्वेश्चन कह रहा है। तो इसमें ऑप्शन है, फर्स्ट यानी 1 है लुई 14वें के शासनकाल में, सेकंड है लुई 15वें के शासनकाल में, एंड थर्ड है लुई 16वें के शासनकाल में, एंड फोर्थ है लुई 13वें के शासनकाल में। तो ध्यान रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा लुई 14वें के शासनकाल में। और फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब हुई थी? अभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, 1664 ईस्वी में। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और 1664 ईस्वी में जो भारत में शासन कर रहे थे वह मुगल साम्राज्य औरंगजेब थे। ध्यान रखिएगा, मुगल साम्राज्य औरंगजेब, जिन्होंने 1707 ईस्वी तक शासन किया था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो लुई 14वें के शासनकाल में 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई थी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल की घटना कहाँ घटी थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ब्लैक होल की घटना कहाँ घटी थी? ऑप्शन है नंबर 1 यानी मुर्शिदाबाद, सेकंड है नंबर 2 है कोलकाता में, नंबर 3 है मुंगेर में, एंड फोर्थ है ढाका में। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा कोलकाता में। ओके, ब्लैक होल यानी जिसे हिंदी में काली कोठरी की घटना भी कहते हैं, तो यह कोलकाता से रिलेट है या कलकत्ता से संबंधित है या कलकत्ता में घटित हुई थी। ओके, आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला के पश्चात अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे बनाया? ओके, सिराजुद्दौला के पश्चात अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे बनाया? ऑप्शन 1 है, यानी ऑप्शन में फर्स्ट है मीर कासिम को, सेकंड है मीर जाफ़र को, थर्ड है अली वर्दी खान को, और फोर्थ है नज्म उद दौला को। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप लोग कि सिराजुद्दौला के पश्चात अंग्रेज़ों ने
बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिराजुद्दौला एक 1700 जो 57 था, प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध हालांकि विश्वासघात से ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों द्वारा लड़ा गया था। तो मीर जाफर जो सेनापति था, यह ब्रिटिश कंपनी की ओर मिल गया था और युद्ध यह लड़ा नहीं गया। विश्वासघात से ब्रिटिश सरकार ने या ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा अंग्रेजों ने जीत लिया और सिराजुद्दौला पकड़ लिया गया और इसकी हत्या कर दी गई। इसके पश्चात मीर जाफर को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बनाया। ओके, तो इसका सही आंसर होगा मीर जाफर। और ध्यान रखिएगा, कभी कभी मीर जाफर का शासनकाल भी पूछ देता है। तो मीर जाफर का शासनकाल है 1757 से 1760 तक। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने आधुनिक कोलकाता की स्थापना कब की? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में है 1 1660 में, सेकेंड 1670 में, एंड थर्ड 1680 में, एंड फोर्थ 1690 में। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इसका सही आंसर होगा 1690। 1690 में आधुनिक कोलकाता की स्थापना की गई। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? ओके, तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? ऑप्शन है 1 सिराजुद्दौला, 2 मीर जाफर, एंड थर्ड है मीर कासिम, एंड फोर्थ है अली वर्दी खां। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप लोग कि बक्सर का युद्ध पूछ रहा है और बक्सर के युद्ध के समय जो बंगाल का नवाब था, तो बक्सर का युद्ध पहले आप लोग यह जान लीजिए 1764 में हुआ था। ओके, और 1764 में जो बंगाल का नवाब था वह मीर जाफर था। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, तो इसका सही आंसर होगा मीर जाफर। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। ओके, आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 यानी 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण क्या था? ओके, यानी 1857 के रिवोल्ट ऑफ 1857 के असफलता का कारण क्या था? ऑप्शन दिया है 1 विद्रोह का सीमित क्षेत्र में होना, सेकेंड जनता का विद्रोह में भाग न लेना, थर्ड संगठन और नेतृत्व का अभाव, एंड फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि विद्रोह का सीमित क्षेत्र में होना। सीमित क्षेत्र से तात्पर्य क्या है कि दक्षिण भारत में नहीं, अपितु विद्रोह की डेंसिटी या विद्रोह जो क्षेत्र था, विद्रोह का क्षेत्र जो था उत्तर भारत में ही था। वह अभी 7 सिस्टर में नहीं था, यानी नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में नहीं था। तो इस प्रकार विद्रोह का सीमित क्षेत्र था, यानी संपूर्ण भारत में नहीं था। यह तो सही है। सेकंड कर रहा है जनता का विद्रोह में भाग न लेना, यानी कॉमन पीपुल, आम जनता इस विद्रोह में भाग नहीं ली थी। यह भी बात सही है। और थर्ड कर रहा है संगठन और नेतृत्व का अभाव। यह भी सही है। तो कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई संगठन नहीं बना था और कोई नेतृत्व भी अच्छी तरह से संभालने वाला व्यक्ति नहीं था, और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो विद्रोह में शामिल हुए थे या जो राजा या रियासतें, वह किसी न किसी कारणों से ब्रिटिश सरकार से युद्ध की। जैसे झांसी की रानी, उनका राज्य छीन लिया गया था, यानी दत्तक यानी गोद लेने की प्रथा समाप्त कर दी गई थी। इसी तरह बिहार के क्षेत्रों में बाबू कुंवर सिंह थे, आरा के क्षेत्रों में, इसी तरह लखनऊ के क्षेत्रों में बीरजीत कादिर जी थे। इसी तरह मुग़ल बादशाह भी थे, उनका भी लगभग साम्राज्य बक्सर के युद्ध के पश्चात नाम मात्र के वह शासक थे। तो सभी लोग अपने अपने, ठीक है,
व्यक्तिगत लाभ के लिए इस 1857 के विद्रोह में भाग लिए थे। इस प्रकार यह देखा जाए तो थर्ड भी सही है, संगठन और नेतृत्व का अभाव था। ओके, सभी लोग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो राजवाड़े थे वो विद्रोह में भाग लिए या विद्रोह किए, वह उस विद्रोह का नेतृत्व खुद किए या और खुद संभाले, और उन विद्रोहियों में आपस में किसी प्रकार का तालमेल नहीं था या सामंजस्य नहीं था। ओके, इसलिए इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाते हैं तो इसका आंसर एनालिसिस करके ही देना पड़ता है। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसने 1857 की क्रांति को जिहाद की संज्ञा दी? तो जिहाद की संज्ञा दिया, ऑप्शन है फर्स्ट वन है अहमदुल्ला ने, सेकंड है सरफराज अली ने, एंड थर्ड है दादू मियाँ ने, एंड फोर्थ है शरीयत उल्लाह ने। ओके, तो इसका सही आंसर होगा अहमद उल्ला ने। ठीक है, अहमद उल्ला ने 1857 की क्रांति को जिहाद की संज्ञा दी। ओके, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़ी थी? ओके, बाबू कुंवर सिंह आरा के क्षेत्रों में इनकी रियासत थी, यानी जो वर्तमान में बिहार स्टेट में पड़ता है या बिहार राज्य में पड़ता है। क्वेश्चन कर रहा है, बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़ी थी? ऑप्शन है 1 अगस्त 1857, ओके, सेकंड है दिसंबर 1857, एंड थर्ड है फरवरी 1858, एंड फोर्थ है अप्रैल 1858। इसका सही आंसर होगा अप्रैल 1858। ओके, बहुत इम्पॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, सभी परीक्षाओं में यह पूछा जा चुका है लगभग। ध्यान रखिएगा आप लोग, आगे भी पूछा जाएगा। आइए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन संबंधित था। तो हंटर कमीशन किससे संबंधित था? ऑप्शन में दिया है, फर्स्ट वन है श्रम से, सेकंड है उद्योग से, एंड थर्ड है अकाल से, एंड फोर्थ है शिक्षा से। तो इसका सही आंसर होगा शिक्षा। ओके, और इनका पूरा नाम था डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक कमीशन गठित किया गया था, और यह कमीशन शिक्षा से संबंधित था। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यूपीपीसीएस में भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में भी यह प्रश्न आ चुका है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। प्रश्न है यानी क्वेश्चन है, कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? ऑप्शन दिया गया है, 1 लॉर्ड कर्जन, सेकंड है लॉर्ड इरविन, एंड थर्ड है लॉर्ड रीडिंग, एंड फोर्थ है लॉर्ड रिपन। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग एकमात्र यहूदी वायसराय था। ओके, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन में है, फर्स्ट है राजा राम मोहन राय को, सेकंड है लाला लाजपत राय को, एंड थर्ड है बाल गंगाधर तिलक को, एंड फोर्थ है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, भारतीय राष्ट्रवाद का पिता यानी जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो 19वीं शताब्दी में रेनेसा कहते हैं, रेनेसा यानी जिसको पुनर्जागरण कहते हैं, पुनर्जागरण जो प्रारंभ किया गया था वह राजा राम मोहन राय के द्वारा, यानी भारत में पुनर्जागरण 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से प्रारंभ हुआ था। इसीलिए इनको पुनर्जागरण का भी जनक अथवा पिता कहते हैं।
और इसीलिए भारतीय राष्ट्रवाद का भी पिता इनको कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इनके प्रयासों से भारतीय समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ थी या विकृतियाँ थी या बुराई थी, उसकी तरफ इन्होंने भारतीयों का ध्यान आकृष्ट किया या ध्यान खींचा और उन्हें दूर करने का प्रयास किया। इन्हीं के प्रयासों से भारत में सती प्रथा, जो सदियों से चली आ रही थी, भारत में एक ट्रेंड बन गया था, धार्मिक स्वरूप ग्रहण कर ली थी। उस सती प्रथा को राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही समाप्त किया गया और इन्होंने ब्रिटिश सरकार के प्रयासों से इन्होंने कानून बनवा करके इस सती प्रथा को हमेशा के लिए भारतीय समाज से समाप्त करवाया। ओके, तो इसलिए भारतीय राष्ट्रवाद का पिता राजा राम मोहन राय को कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप लोग इनको अच्छे से देखिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले भाग में इसी तरह इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ।